हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बजट 2025 आ चुका है। जैसा कि आप सबको अच्छे से पता है कि 1 फरवरी को हमारा बजट है, आम बजट है, यूनियन बजट है, वो पेश किया जाता है। निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इस बजट को पेश किया है। अपना उनका 8वां बजट है। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली पहली महिला है भारत की। वैसे तो पूर्णकालीन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री यही है। पूर्णकालीन वर्ड मैंने बोला, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर यही है, क्योंकि इनसे पहले एक बार कार्यवाहक इंदिरा गांधी जी रह चुकी थी। लेकिन पूर्णकालीन पहली महिला वित्त मंत्री और पूर्णकालीन पहली महिला भारत की रक्षा मंत्री भी निर्मला सीतारमण जी ही है। कार्यवाहक इंदिरा गांधी जी रह चुकी थी। तो आज हम चर्चा करेंगे क्या है इस बजट के अंदर, कहां से हमारा पैसा आता है, कहां को पैसा जाता है, क्या इस बजट में खास है, किसानों के लिए क्या है, एजुकेशन के लिए क्या है, कारोबार के लिए क्या है, क्या टैक्स स्लैब जो है रही है हमारी, बजट जो शुरुआत है वो कहां से हुई है, बजट का हिस्ट्री क्या रहा है। पहले बजट ये रात में आता था, मतलब शाम को आता था, कब से सुबह हुआ है, पहले केवल इंग्लिश में आता था, फिर कब से ये बजट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मतलब बायलिंगुअल हुआ है। पहले ये बजट फेब के लास्ट में आता था, अब ये फेब के स्टार्टिंग में कब से आने लग गया है। पहले एक्चुअली रेल बजट और आम बजट अलग अलग आते थे, पर अब ये मर्ज ही आते हैं, ये कब से हुआ है। तो ये सारी तमाम बातें हम लोग जानेंगे, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल के बारे में बातें चल रही थी, बेसिक रसोई गैस और बहुत सारी तमाम छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, वो सब हम लोग जानेंगे इन ए क्विक मैनर में, बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। सबसे पहली बात ये आती है हमारे पास में कि ये बजट जो है हमारा, ये क्या है। यूनियन बजट जो है ना, एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है हमारे इंडिया की। दो वर्ड आते हैं हमारे पास, एक तो आता है बजट, एक आता है इकोनॉमिक आपका सर्वे रहता है। तो सर्वे जो रहता है, जिसको आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण कहते हो, वो तो पिछले बीते हुए साल में हमने क्या किया उसके बारे में रहता है। लेकिन जब आप एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करते हो तो वो आगे आने वाला साल, यानी कि जो फिलहाल हम लोग क्या प्रपोज कर रहे हैं। भाई मानो आप लोग एक मार्केट से नया लैपटॉप लाने जाते हो, फ़ोन लेने जाते हो, तो आपसे पूछ लिया जाता है, आपने पूछा कि सर मैं नया लैपटॉप लेके आना चाहता हूँ, कौन सा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि आपका बजट बताइए कितना है। मतलब आप पहले एक एस्टीमेट लेके चल रहे हैं, कितना एस्टीमेट लेके चल रहे हैं। आपने कहा सर 40 to 50,000 का एक लैपटॉप बता दीजिए। ऐसा ही समझिएगा कि ये आने वाला जो साल हमारा 25-26 है, इसके लिए हम लोग क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करेंगे, वही हम बजट में पढ़ा करते हैं। एक छोटा सा सवाल ये है कि सर हम ये फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर सेम क्यों नहीं मानते। क्योंकि हमारे भारत का, देखो कुछ देशों का ऐसा है, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, लेकिन हमारे भारत के अंदर कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग बजट नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में डिफरेंस है। कैलेंडर ईयर तो बता दिया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक चलने वाला होगा। तो इसलिए ये 2 साल इकट्ठे लिखे जाते हैं। कई बार कंफ्यूजन आता है कि ये 25-26, जैसे भी इस बार बजट को आप पढ़ रहे हो तो 2025-26 ऐसे पढ़ रहे हो। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है ना, ये कब से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, ये चलेगा 31 मार्च तक चलेगा, 2026 में चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये बजट हमेशा 25-26 इस तरीके से 2 ईयर लिखे जाते हैं इस पे, क्योंकि हमारे भारत में कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर अलग अलग है। थोड़ा सा हिस्टोरिक अगर हम लोग जाने तो ये बजट शब्द जो है ना, ये कहां से निकला है, तो एक फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली, जिसका नाम है बोगिटे। यहां से इस शब्द को जो है लिया गया है। आपका एक फ्रेंच वर्ड है, आपका फ्रेंच वर्ड है जिसका नाम है बोगिटे, यहां से इसको लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है लेदर बैग, मतलब लेदर का एक थैला। एक मतलब बजट इन द सेंस समझो यार, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। भाई आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मान लेते हैं कोई भी कागज है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग एक बैग में डाल के लेके आ रहे हो, दैट इज बजट, वो बजट है हमारा। 1956 से पहले कुछ ऐसा हुआ करता था। 1956 से पहले जो बजट था ना हमारा, वो केवल और केवल एक ही लैंग्वेज में आता था, वो था इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन 1956 से या इसके बाद में क्या हुआ, ये बजट बाइलिंगुअल आने लग गया, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आने लग गया।
1999 तक का जो बजट था ना वो आता था शाम को बजट, मतलब शाम को 5 बजे इसको पब्लिश किया जाता था। लेकिन 1999 से या इसके बाद जो है इसको सुबह का बजट कर दिया। अब ये सुबह 11 बजे जो है ये बजट स्टार्ट होता है। 2016 तक जो बजट था ये आया करता था फैब के लास्ट में आया करता था। फैब का लास्ट इन द सेंस कि 4 सालों में एक दिन तो लास्ट आता है 29, बाकी नॉर्मली रहता है 28 फैब को ये बजट आता था। लेकिन अब 2016 से या इसके बाद ये बजट कर दिया 1 फैब को, और वहीं से ही एक चीज और स्टार्ट हो गई थी उसके बाद से 2017 के से हम लोग लगभग जो ना रेल बजट और आम बजट को भी मर्ज जो है वो पढ़ने लग गए। पहले ये रेल बजट अलग आया करता था, उस टाइम पे रेल मंत्री सुरेश प्रभु साहब हुआ करते थे, और पहले रेल बजट अलग था और आम बजट अलग था। लेकिन इसके बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया, अब एक ही बजट आता है ये। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा जो यूनियन बजट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू एंड उसके साथ साथ उसका एक्सपेंडिचर खर्चा जो है उसके बारे में, कमाई और खर्चा कहां से पैसा आया है कहां पैसा जा रहा है इसके बारे में बताने वाली एंड ऑफ ईयर पर्टिकुलर फिस्कल ईयर जो भी रहता है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की एक रिपोर्ट होती है ये। और ये एस्टिमेट लगाता है आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर होता है, आने वाला जो वित्त वर्ष होता है ना, उसके अंदर उसकी एक एस्टिमेट रिपोर्ट तैयार करके देता है हमें। ये बजट वर्ड मैंने जैसा कि कहा एक फ्रेंच वर्ड है आपका, जिसका मतलब होता है लेदर का एक बैग, लेदर का झोला। जैसे हमारे प्रीवियस अगर आप देखने की कोशिश करो, फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे और उन्होंने इस तरीके से कुछ बजट लाया करते थे। एक लेदर का बैग साथ में हुआ करता था, एक ब्रीफ केस हुआ करता था जो कि ब्रिटिश ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, और इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते थे और इस तरीके से जो है वो पेश किया जाता था। लेकिन ये पुराना ब्रिटिश ट्रेडिशन की अगर देखा जाए तो ये जो बैग है, ये बजट की जो परंपरा है, ये ब्रिटेन से स्टार्ट हुई है। बजट डॉक्यूमेंट्स आर कैरिड इन अ ब्रीफ केस, जिसको कहा जाता है ग्लैडस्टोन बॉक्स। वैसे इस ब्रीफ केस को ग्लैडस्टोन बॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट किया था 1860 में पहली बार। विलियम ग्लैडस्टोन जो है ना, इन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था ब्रिटेन में सबसे पहली बार। तो इसी करके इसको हम लोग ग्लैडस्टोन बॉक्स भी कह देते हैं इस ब्रीफ केस को। सबसे पहले 1860 में ब्रिटेन के अंदर ये परंपरा स्टार्ट हुई थी। ओरिजिनल ब्रीफ केस जो है ना, ये बेसिकली आपके कह सकते हो रिटायर्ड किया है पहले 2010 तक, कह सकते हो आप लोग कि ब्रिटेन में इसी ही ब्रीफ केस में बजट पेश करते आए थे। 2010 के बाद में इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। तो कभी कभी ग्लैडस्टोन बॉक्स के बारे में कुछ बातें आगे आए तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। हमारे भारत में क्या हुआ कि इसको 2019 से चेंज कर दिया, और ये बजट नाम अब हम बोल जरूर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि जो लेदर का बैग था उसको रिप्लेस कर दिया, और किससे उसको रिप्लेस कर दिया? बही खाता से। आई गेस आप लोग बही खाता के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशन रहा है। जैसे मुनीम होते हैं, आड़तीये होते हैं, उनके आगे बही खाता तैयार करने वाले लोग मुनीम बैठते हैं। बही खाता मतलब कौन कितना सामान लेके गया, कितना सामान हमने बेचा, कितना कमाया, एक पूरा रिपोर्ट तैयार कर लेना, फाइनेंशियली रिपोर्ट तैयार करना। तो ये इंडिया के ट्रेडिशन से रिलेट करता हुआ वर्ड है। वो लाल कलर की एक बुकलेट सी होती है बही खाता, उसी से हम लोगों ने 2019 में निर्मला सीतारमण ने रिप्लेस किया था इस ब्रीफ केस को विद ट्रेडिशनल बही खाता और एक क्लॉथ लेदर, और लाल रंग के कपड़े से इस तरीके से प्लेट के। तो 2019 के अंदर तो कुछ ऐसा हुआ था। 2021 में क्या किया, हमारा जो बजट है ना, वो बजट हो गया एक्चुअली, इस बही खाता वर्ड तो ठीक है रखा ही रखा, हमने इसको कर दिया थोड़ा टेक्निकल इन द सेंस, इसको हमने ई बजट के तरीके से पेश करना स्टार्ट किया। बोले तो पहले डॉक्यूमेंट्स होते थे, हार्ड कॉपी होती थी, अब हम लोगों ने इसको टैबलेट के थ्रू, टैब के थ्रू जो है ना बजट को पेश करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट टाइम 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने रीड आउट द बजट फ्रॉम द टैबलेट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। एक कारण इस टाइम पे ये भी रहा था क्योंकि 2020-21 का समय अगर आपको याद हो तो ये कोविड का समय था, और कोविड के समय में कुछ ऐसा इशू चल रहा था कि वहां पे कोरोना स्प्रेड हो कागज डॉक्यूमेंट से, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे डिपार्टमेंट में घूमने वाले होंगे। तो ये चांसेस थे बहुत ज़्यादा तक कि ये कोरोना है वो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन है, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से संक्रमण या इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये टैबलेट्स के थ्रू बजट को पेश किया गया। जो ई फाइल थी, लाइक PDF होती है,
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट्स वो शेयर कर दिए जाएंगे सभी के पास में, तो इससे बीमारी से भी सेफ रहेंगे, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव भी लगेगा, थोड़ा फास्ट काम भी हो जाएगा। तो ये हालांकि उस टैब को जो लेके या कैरी कर रही है ना, वो इस तरीके से रेड कलर का एक बॉक्स है, या कह दो आप लोग रेड कलर का जो कपड़ा है या एक रेड कलर का केस है, उसके अंदर जो है ना ये लेके आ रही हैं निर्मला सीतारमण जी। जब बात 2021 की थी तब हमारे भारत के राष्ट्रपति जी जो थे ना, उनका नाम था रामनाथ कोविंद जी। अब बजट जो है अब तक अगर आप बात करते हो 1947 से, तो आज़ादी के बाद से टोटल 92 बजट जो है ना यूनियन बजट आ चुके हैं, जिसमें 12 इंटरिम बजट आ चुके हैं। आप ये कहोगे कि सर हम आज़ाद हुए तो अभी तक हुए ही नहीं, इतने साल इतने बजट कैसे आ गए? तो इसमें बीच में क्या होता है, कुछ इंटरिम बजट्स आते हैं, सरकारों का जो जो है ना वो डाउन आता है, सरकारें आती है जाती है, तो बीच के अंदर जो है ना इस तरीके की वजह से ये 92 बजट आए हैं आपके अभी तक के वजह से। और निर्मला सीतारमण जी का ये 8वां निर्मला सीतारमण जी का जो ना ये 8वां बजट होगा, सॉरी, और 93 बजट होगा ये हमारे भारत का। तो आज़ादी के बाद का वैसे ये 93 बजट होगा, और निर्मला सीतारमण जी का 8वां बजट है जो ये पेश किया है। अब तक सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री जी भी बने थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया था, टोटल 10 टाइम्स किया था। उसके बाद में कांग्रेस के भी पर्सन है, सेकंड है जिन्होंने 9 टाइम बजट पेश किया था, पी चिदम्बरम साहब ने, ठीक है। हमारी आज़ादी का जो सबसे पहला बजट था वो आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा नवंबर 1947 में पब्लिश किया गया था पहली बार। आप मोरारजी देसाई जी को देख सकते हो 10 टाइम्स था, फिर पी चिदम्बरम साहब 9 टाइम्स है, प्रणब मुखर्जी 7 बार। अब आप ये नंबर इस बार, ये अब तक था, आज के बाद ये नंबर ऐसे शिफ्ट हो गया, निर्मला सीतारमण जी ना 8 बार बजट जो है ना पेश कर चुके हैं अभी तक के लिए। निर्मला सीतारमण जी जो आज का बजट लेके आई हैं, उसमें आप लोगों को एक सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट देखने को ये मिलेगी कि ये सबसे पहले क्या होता है कि वित्त मंत्रालय के आगे जो डिपार्टमेंट होता है, जो बजट को तैयार करता है डिपार्टमेंट, उसके कंप्लीट के साथ में जो ना एक फोटो होती है। तो ये बजट के साथ टीम के साथ वित्त मंत्रालय ने गेट पे तस्वीर खिंचवाई है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये फोटो मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट से पहले तो वो घर से आते हैं, वित्त मंत्रालय जाते हैं पूरी टीम के साथ में, उसके बाद में वित्त मंत्री जाते हैं एक कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, उससे पहले एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं, इस बार इन्होंने जो पहना था वो भी बहुत खास है। ये जो साड़ी इन्होंने पहनी है ना, ये बिहार को इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि इनकी साड़ी पे जो पेंटिंग बनी है, ये बिहार की बहुत ही फेमस पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग, जिसको जीआई टैग के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। तो वित्त मंत्री ने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी हाफ शोल्डर रेड ब्लाउज के साथ पहनी थी। एक्चुअली ये साड़ी इनको गिफ्ट की थी। इसी साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, और ऐसे में बिहार की प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी को इससे जोड़ा भी जा रहा है। पद्मश्री विजेता दुलारी देवी ने साड़ी 2 महीने पहले इनको जो है ना गिफ्ट की थी, और उसी साड़ी को जो है ना निर्मला सीतारमण जी ने पहना था। ये तो थोड़ा यूं कह सकते हो विपक्ष जो है ना, अब आपको मैं दिखाऊंगा कि विपक्ष का क्या रुख रहा था इस बजट पे। विपक्ष कह रहा है कि इस बार बजट में सिर्फ बिहार बिहार था, क्योंकि इस बार बिहार में इलेक्शन होने वाला है, और उसी जो पेंटिंग को इन्होंने शो किया या उन्हीं की दी गई साड़ी को पहना। खैर जो भी बात रही हो, मैं आपको एक न्यूज़ बता दी इंपॉर्टेंट। अब राष्ट्रपति भवन में जब जाते हैं तो क्या होता है कि दही चीनी की परंपरा होती है। वित्त मंत्री अपने घर से सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में जाते हैं, और वहां पे दही चीनी खिला के राष्ट्रपति जी उन्हें शुभकामनाएं देती हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाजों में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, घर से जब कभी किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, बचपन में आपने नोटिस किया होगा, स्कूल जाते थे हम लोग, एग्जाम होता था तो मम्मी भी हमें दही चीनी तुलसी इस तरीके से कुछ खिला के घर से विदा किया करते थे। तो वही परंपरा यहाँ पे भी है, हमारे देश में परंपरा है कुछ भी शुभ काम करने से पहले दही चीनी खा के किया जाता है। तो वो परंपरा राष्ट्रपति जी निभाती हैं, और जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं उनको इस तरीके से। अच्छा, इसके अलावा वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण जी ने इस बार का जो बजट दिया है ना, वो 77 मिनट का दिया है, 77 मिनट का। मेरा आपसे एक सवाल है, अभी यहीं पे ही सबसे ज्यादा लंबा बजट भाषण इन्होंने दिया था, निर्मला सीतारमण जी ने कितना दिया था और कौन से साल में दिया था, आप कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, पर इस बार का 77 मिनट्स का जो है इनका बजट था। बजट की जो जर्नी थी वो सबसे पहले कुछ यूं थी कि इन्होंने कहा कि हम लोग इन कामों पे काम करेंगे, मतलब ये मेन पॉइंट होंगे हमारे जिसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले होंगे। द फ्यूल रिफॉर्म्स, भाई सबसे पहली बात है कि ये देश चलता किससे है, ये देश में जो आर्थिक संसाधन आगे जाते हैं ना,
वो जाते हैं फ्यूल से। तो हम फ्यूल रिफॉर्म और उसमें हम बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनके ऊपर काम करने वाले होंगे। सबको साथ लेके चलेंगे हम लोग। इसके साथ साथ हम विकसित भारत का डेस्टिनेशन लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि विकसित भारत कब होगा, जब हम लोग एक तो हमारा ग्रीन फ्यूल है उस पर काम करेंगे, और के साथ साथ हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे। तो 2047 तक, 2047 तक हम भारत को विकसित भारत, क्योंकि फिलहाल के लिए विकासशील है, विकासशील से विकसित भारत बनाने के लिए हमारे पास में 2047 तक जाना है हमें। तो ये एक टारगेट या बजट की जर्नी की शुरुआत थी। ओवरऑल हम चाहते हैं क्या कि इन पे ये इंजन्स है जिनके ऊपर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। मेन इंजन हमारा एग्रीकल्चर है, इसके अलावा एमएसएमई है, छोटे और मझले उद्योग हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बाहर की कंपनियां बहुत सारी इन्वेस्ट करेगी, तो इससे हमारा बेनिफिट होगा कि यहाँ पे रोजगार पैदा होंगे, और के साथ साथ एक्सपोर्ट्स पे भी हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, कंट्री इज इट्स पीपल। तो ये इस बार का जो है ना हमारा इंजन या शुरुआती दौर के कदम। हम चाहते हैं एक्सेलरेट ग्रोथ, चाहते हैं डेवलपमेंट, चाहते हैं के साथ साथ जो है ना पावर ऑफ इंडिया राइजिंग मिडिल क्लास। कहते हैं जब तक जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो नहीं उठेंगे तब तक, मतलब हम चाहते हैं पर कैपिटा इनकम जो इंसान की बढ़े, उस पे फोकस करेंगे हम। सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे, जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है उस पे फोकस करेंगे। तो और अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स है, इन पे हम लोग काम करेंगे। ये हमारा विकसित भारत बनाने के तरफ से ये वाले कदम रहने वाले हैं। हम लोग अगर जानना चाहते हैं कि इस बार किस टर्म्स पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी, ये वाले जो पॉइंट है ना इनके ऊपर खास फोकस है। जैसे मैं आपको इन शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो सबसे पहली बात देखो क्या कि इनकम टैक्स पे इन्होंने ध्यान दिया, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि नया टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ा के 1 लाख कर दी है। सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल जो है ना वो भी पेश करेगी। ये कुछ ऐसा है कि आपका इनकम टैक्स रिफॉर्म किया है इस तरीके से, 0 से 4 लाख रुपए तक का नील है, 4 से 8 लाख वाले में 5% है, 8 से 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख में 20%, 20 से 24 लाख में 25%, और 24 लाख से अबो है उनको 30% है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कीम फॉर द नया एक लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर द ब्लॉक पीरियड ऑफ द 3 इयर्स। तो एक नया टैक्स रिजीम है ये जारी किया है। एक तो पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट है कि सस्ता और महंगे के बारे में बात आती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स जो है उनके ऊपर उस लिस्ट में शामिल किया गया है। मतलब कहने का सेंस है इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी हैं वो सस्ते हो जाएंगे, और या उनके बनने वाले इक्विपमेंट है वो सस्ते हो जाएंगे। मोबाइल फोन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स उनको भी एग्जेम्प्ट किया है। तो मतलब ये है कि इससे मोबाइल फोन है वो भी सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है, इससे ये दवाएं सस्ती हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इससे कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ा के 20% कर दी। जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं आपके, मतलब जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले एक प्रकार की जो एलईडी टीवीज है ना हमारी, उनके 10 से 20 कर दी, तो वो महंगे हो सकते हैं आपके इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। बेसिकली ये वाले जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये वाले फ्लैट पैनल, इसको फ्लैट पैनल, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल कहते हैं। इनपुट आउटपुट सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, ये वाले महंगे हो जाने हैं। किसानों के लिए क्या किया, 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा जहां उत्पादन कम है फिलहाल के लिए, मतलब जहां पे उत्पादन या प्रोडक्शन कम हो रहा है उनको अपलिफ्ट किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले जो हुआ करती थी 3 लाख रुपए तक हुआ करती थी लोन लेने की, अब उसको 5 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन है वो स्टार्ट किया गया है। कारोबार के लिए बात करते हैं तो एमएसएमई, जैसे कि मैंने कहा, छोटे और मझले उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 5 लाख की लिमिट का नया क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया। जो खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना स्टार्ट की गई है, मतलब खिलौना कारोबार है उसको आगे लेके जाना है। स्ट्रीट वेंडर्स जो गली के अंदर रेडी फड़ी वाले होते हैं उनको, उनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट है उसको बढ़ा के 30,000 रुपए जो है ना वो कर दिया गया है। कोविड के टाइम पे इनको जो है ना स्टार्टिंग लोन देना स्टार्ट किया था, अब इसको लिमिट को 30,000 रुपए तक कर दिया है। ये तो आपका एमएसएमई वाला हो गया।
एजुकेशन के लिए क्या किया है सर? एजुकेशन के लिए सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है वहां पे इंटरनेट की फैसिलिटी प्रॉपर रहेगी। 500 करोड़ की लागत से एआई एजुकेशन से जुड़े एक्सीलेंस सेंटर सेटअप किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके है उसको अभी धीरे धीरे आने वाले टाइम पे कनेक्ट किया जाएगा। जैसे हमारे भारत में केरल के अंदर सबसे पहले एआई रोबोट्स टीचर जो है वो पढ़ाने आ चुके हैं। इन द सेंस आने वाले टाइम पे हर स्कूलों में भी ये फैसिलिटी मिल जाएगी। मेडिकल कॉलेज में 5 साल में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल 10,000 सीटें जो है ना इसमें जुड़ने वाली होंगी। टूरिज्म और कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उड़ान स्कीम के जरिए अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ने की जो है वो योजना है। और बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है, वो उसका ऐलान किया है। इसके अलावा राज्यों के साथ में पार्टनरशिप में 50 टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन है ना वो डेवलप किए जाएंगे। और हिल इन इंडिया स्कीम के जरिए मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो टूरिज्म सेक्टर को भी हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। हेल्थ की बात करें तो अगले 3 सालों में सभी जिला अस्पताल में डे केयर सेंटर बनेंगे और 2025-26 में 200 डे केयर कैंसर सेंटर जो है ना वो बनाए जाएंगे। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, फिलहाल के लिए लाइलाज बीमारी हो जाती है। जब 4th स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उसको भी किसी तरीके से कंट्रोल में लाया जा सके और अर्ली डिटेक्शन हो सके। हालांकि एम्स ने और सीडेक पुणे ने, एम्स दिल्ली और सीडेक पुणे ने एक ioncology.ai प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखा है ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके, पहले से पता लगाया जा सके। ठीक है। रेंट से होने वाले इनकम पर टीडीएस की छूट जो है ना दुगनी कर दी। रेंट से होने वाले इनकम पर टीडीएस की जो सीमा है 2.4 लाख से बढ़ा के 6 लाख कर दी गई है, यानी 6 लाख रुपए तक के सालाना किराए पर टीडीएस अब नहीं काटा जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दोगुनी छूट है। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ा के अब 1 लाख कर दिया, यानी कि अब ब्याज की इनकम पर वरिष्ठ नागरिकों को 1 लाख रुपए तक की राहत मिलेगी। पिछले साल के रिटर्न फाइल कर सकेंगे, पिछले 4 साल के। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। यानी यदि किसी करदाता ने अपने रिटर्न जो है ना रिटर्न गलत फाइल किया हो या फाइल करना रह ही गया हो तो वह अब इस गलती को पुराने 4 सालों के अपडेटेड रिटर्न के जरिए जो है ना वो सही कर सकेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। 2025 की और क्या घोषणा है सर? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को स्किल और टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। बुजुर्गों के लिए ये छूट होगी 50,000 से 1 लाख वाली। अच्छा, रेंट पर ये वाली छूट होगी आपकी 6 लाख तक का। 36 लाइफ सेविंग दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया। डेयरी और फिशरीज के लिए 5 लाख तक का लोन। आईआईटी और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है इसमें 10,000 फेलोशिप है वो मिलेगी। इनकम टैक्स फाइल करने की सीमा को 2 साल से बढ़ा के अब 4 साल कर दिया है। और किसान क्रेडिट कार्ड वाला हो गया, इससे लगभग ना 7.7 करोड़ किसानों को बेनिफिट मिलेगा। जैसे 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, अब उनको 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे वो। अच्छा, इसके अलावा 2014 के बाद में स्थापित 5 आईआईटी में नया बुनियादी ढांचा आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। आने वाले अगले साल में मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें और 5 सालों में 75,000 सीटें हैं वो बढ़ जाएगी। एआई के लिए हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसके लिए 500 करोड़ रुपए लगाएंगे। और गिग वर्कर्स कौन से होते हैं? जो ये आपके जोमेटो के, स्विगी के जो हमें डिलीवरी देते हैं ना, ये वाले गिग वर्कर्स होते हैं। इनके लिए सामाजिक कल्याण योजना है। जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल, इसको 2019 15 तारीख को स्टार्ट किया गया था, 15 अगस्त 2019 को। और इसमें हर घर में पर पर्सन को 55 लीटर पानी देना टारगेट था। 2022 तक का टारगेट रखा, 24 तक का टारगेट रखा था। हालांकि इसको 100% इसको सबसे पहले गोवा ने पूरा किया था, फिर तेलंगाना ने, फिर हरियाणा ने, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश ने, हाल ही में इसमें पंजाब भी पूरा हो चुका है 100%। लेकिन इसको 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है कि हर घर में नल से जल पहुंचाना 2028 तक का टारगेट रख रहे हैं। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड है वो सेटअप किया जाएगा। बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की जो है अनुमति मिली है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अनुसंधान विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। विशेष रूप से बुद्ध से जुड़े स्थल का ध्यान रखा जाएगा, मतलब ये बिहार के अंदर डेवलपमेंट होगा टूरिज्म के लिए। हिल इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो है ना बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 100% तक बढ़ाई जाएगी यदि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए तो।
नया और सरल केवाईसी रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट किया जाएगा। सीमा शुल्क में सुधार और दरों में तार्किक बनाया जाएगा दरों को। 36 जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क है, उसमें 6 दवाओं पर 5% शुल्क जो लगेगा। इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस है उन पे छूट क्या मिली है। अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। नया आयकर विधेयक सरल होगा, वर्तमान प्रणाली के करीब ही होगा। मध्यम वर्ग जितने भी है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, उनकी आय को बढ़ाया जाएगा। 12 लाख तक की आय पे छूट है वो आपका आय पर शून्य नील किया जाएगा। आयकर स्लैब में बदलाव, टीडीएस और टीसीएस को तार्किक बनाया जाएगा। टीडीएस की सीमा 2.4 से अभी बताया मैंने 6 लाख वाला हो गया, वरिष्ठ नागरिक वाला हो गया आपका ये, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों को विदेशी प्रेषण जो है ना रेमिटेंस पर टीसीएस हटाया जाएगा। और इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न की सीमा 2 से कर दी है, कितनी, 4 साल कर दी है। कुछ और भी घोषणाएं जो हम लोग इस बजट के थ्रू एक इन शॉर्ट में देख सकते हैं वो ये कि बिजली क्षेत्र में सुधार क्या है सर। बिजली वितरण मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ट्रांसमिशन होते हैं, उनको मजबूत किया जाएगा। हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करें, शहरी विकास की, 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड है वो स्टार्ट किया है, जिससे शहरों के अंदर जो सीवरेज व्यवस्था होती है, पानी आता है पीने वाला, उनमें सुधार किया जाएगा। कैंसर देखभाल की सुविधाएं बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 सालों में 200 जो है ना डे केयर सेंटर है वो बनेंगे। चिकित्सा शिक्षा में पिछले 1 दशक में 1.1 लाख नए मेडिकल सीटें और 130% जो वृद्धि है उसकी कोशिश की जाएगी। पीएम गति शक्ति और पर्यटन, निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा। फुटवियर और लेदर सेक्टर में उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नई नीतियां, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, उनके अंदर जो क्वालिटी है वो इंक्रीज की जाएगी और ग्लोबल लेवल पे बेसिकली उनका कंपटीशन है वो और बेहतर हो सके, इसलिए कोशिश किया जाएगा। कोशिश करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी 2.0, एक आंगनवाड़ी और पोषण नई 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन मिलेगा। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में 5 आईआईटी में बुनियादी ढांचे का विस्तार। भाषा और शिक्षा में भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्टार्ट है। मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा, मतलब इंडियन लैंग्वेज में कोशिश की जाए, हिंदी में फोकस किया जाए, ज़्यादा बच्चे इसमें ही पढ़ सके। फूड प्रोसेसिंग में बिहार में एक नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, मतलब फूड प्रोसेसिंग सेंटर है वो बनेगा। मेक इन इंडिया मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत नए उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के लिए नई योजना, 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा है। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ जो है ना की गई है। आसाम में नया यूरिया संयंत्र बनेगा। आसाम में नामरूप आसाम में 12.7 लाख मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र जो है ना वो सेटअप किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ की गई है और आसाम वाला हो गया ये। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसानों को जो है ना इसका लाभ मिलेगा, वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख किया ना इसलिए। और इसके अलावा धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 1.7 करोड़ किसानों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा इसका। ओवरऑल देखा जाए तो सर सस्ता क्या हो गया, तो जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे ओपन सेल है, कंपोनेंट है, इनको सस्ता कर दिया। एलसीडी एलईडी टीवी है, इनमें बनाने वाले जो ओपन सेल है, बेसिक जो आपकी इन पे कस्टम ड्यूटी लगती है वो हटा दी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, मतलब आपके जो ईवी व्हीकल्स है, बैटरी वाले जो साधन हैं वो सस्ते हुए हैं। मोबाइल फोन की बैटरी है वो सस्ती होगी। शिप मैन्युफैक्चरिंग है, फुटवियर, फर्नीचर, हैंडबैग है। क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं जैसे कोबाल्ट पाउडर है, लिथियम आयन बैटरी है, ये सस्ती हो गई। महंगा हो गया इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ये जो फ्लैट पैनल है आपके इस टाइप के, ये महंगे हो गए हैं। और बाकी जैसे पेट्रोल डीजल की सबसे ज़्यादा चर्चा थी, उन पे कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी के लिए। घरेलू गैस है उस पर 100 रुपये सस्ता है। कमर्शियल गैस सिलेंडर पे 63 रुपये महंगा है। ऐसे तुअर दाल है वो कुछ थोड़ी बहुत महंगी है। चावल थोड़ा बहुत महंगा हुआ है। आलू भी महंगा है। टमाटर, प्याज, ये सब थोड़े थोड़े महंगे ही हैं आपके परसेंटेज में। शक्कर है, आटा है, सोयाबीन तेल है, ठीक है ना, ये सारे के सारे महंगे ही हैं आपके यहाँ पे। ये 36 दवाएं हैं जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई घटाई है। पैसा आता कहां से है सर हमारा भारत के अंदर? देखो पैसा आता है 22% हमारा आता है इनकम टैक्स से भारत के अंदर, 24% आता है उधारी से, ठीक है ना, 5% आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, 18% आता है जीएसटी से और बाकी टैक्स से, 17% आता है कॉरपोरेशन टैक्स से, 9% आता है नॉन टैक्स रेसिपेंट से और 1% आता है कैपिटल रेसिपेंट से, नॉन डेट से, और कस्टम से आता है 4%।
जा कहाँ रहा है सर पैसा? पैसा जाता है 4% तो पेंशन में जाता है, 20% हमने जो उधार लिया है उसको लोन चुकाने में, उसी का इंटरेस्ट पेमेंट करने में, 8% कुछ और खर्चे बहुत होते हैं, 8% और जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऐसी स्कीम जो राज्य केंद्र सरकार के द्वारा समर्थित स्कीम है उनमें जाता है, 8% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में जाता है, 22% स्टेट शेयर एंड टैक्सेस में जाता है, स्टेट को जो टैक्सेस और कस्टम ड्यूटीज जो शेयर किए जाते हैं ना उसके अंदर जाता है, 8% हम डिफेंस पे लगाते हैं, 6% मेजर सब्सिडीज है उसमें जाता है, 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें कैपिटल आउटले डिफेंस और सब्सिडी वाला है, वो टोटल 16% है आपका। तो आ रहा है जा रहा है दोनों साइड हो गए। इस बार हमने कितना कितना पैसा लगाया है किस किस सेक्टर में? डिफेंस पे है सबसे ज्यादा है, इसमें 4,91,732 करोड़, ये सब करोड़ में है। रूरल डेवलपमेंट पे हमारा पैसा, फिर होम अफेयर्स पे है, फिर एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे 28,650 है, हेल्थ पे 98,311 है, अर्बन डेवलपमेंट पे 96,777 है, IT टेलीकॉम पे, एनर्जी पे, कॉमर्स पे, सोशल वेलफेयर पे और साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स पे हम लोगों ने इतना पैसा लगाया है। ये रेवेन्यू रेसिपेंट्स जो है ना वो 34.2 है, कैपिटल रेसिपेंट्स जो है ना वो 16.4% है, खर्चे की बात करें 25-26 में वो 15.5 है, और रेवेन्यू वाले का खर्चा है वो कितना है 39.4 है। ठीक है, क्या प्रतिक्रिया रही नेताओं की? अमित शाह ने कहा कि मध्यम वर्ग हमेशा पीएम मोदी के दिल में है, 12 लाख रुपए की आय पर जीरो इनकम टैक्स रहेगा, तो इससे टैक्स की वजह से मध्यम वर्ग है उनको लाभ मिलेगा। शिवसेना की तरफ से कहा गया, प्रियंका चतुर्वेदी ने, कि यह मध्यम वर्ग की जीत है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीटों पर सीमित रह गई थी, पिछले 10 सालों में मध्यम वर्ग की यही मांग थी, आज उनकी बात सुनी गई है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, इन्होंने कहा यह संपूर्ण बजट है जिसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, इसमें एयरपोर्ट, IIT विस्तार और कोसी नदी के लिए प्रावधान है, एक बिहारी के तौर पर मैं बहुत खुश हूं इसमें। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद कहते हैं, मिडिल क्लास के टैक्स में कटौती से भाजपा के लोग खुश हैं, हम सभी इसकी डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। इकोनॉमी के नेचर को लेकर कुछ बुनियादी सवाल है, वित्त मंत्री को इन पर क्या करना है ये अभी तक साफ नहीं है। गौरव गोगोई जो कांग्रेस के सांसद है, कहते हैं पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट आया है ये, हम संसद में कुंभ भगदड़ पर चर्चा चाहते थे ताकि सच्चाई सामने आए, इसलिए इंडिया ने वॉकआउट जो है ना किया था, विपक्ष ने वॉकआउट किया था जब बजट स्टार्ट हुआ था तब। हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल की, इन्होंने कहा बजट में सिर्फ बिहार 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 है, पंजाब का कोई जिक्र नहीं था। किसान पिछले 4 सालों से MSP की कानूनी गारंटी को लेकर धरने पर बैठे हैं, किसानों के लिए क्या घोषणा है, क्या है, कुछ नहीं है किसानों के। वैसे एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, एक बात और है इसके अंदर याद रखना, मखाना बोर्ड जो बिहार के अंदर मिथिला मखाना, बिहार का जो है ना मखाना, उसको GI टैग भी मिल चुका है, तो उसके लिए एक बोर्ड की घोषणा भी की है। तो ये था हमारा टोटल बजट कंप्लीट। कैसा लगा आपको ये सेशन? इन शॉर्ट में हमने इसको कंप्लीट किया है विद इन 30 मिनट्स के अंदर। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर देना। राधे राधे।